हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में। ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आपको पहले ही क्लास में मैंने अवगत कराया था कि पर्यटन स्थल हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 200 के आसपास है। इसको एक वीडियो में समाहित करना संभव नहीं है, इसीलिए इसको पार्ट वाइज लेके आ रहा हूँ ताकि आप जो है कम समय में जो है वीडियो को देख पाएँ। अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो आप जो है चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे अच्छे से, इसलिए वीडियो छोटा बनाता हूं मैं। हालांकि इसको पार्ट वाइज मैं लेके जा रहा हूं क्यों, ताकि आप जो है बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। छोटा वीडियो रहेगा, आपको देखने में भी मज़ा आएगा, समझने में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो को देखना, एक समय में देखना, बैठ के देखना बहुत कष्टदायक होता है ना। वो केवल परीक्षा के दिनों में ही देखा जा सकता है, क्योंकि परीक्षा है तो लॉन्ग वीडियो हो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे का वीडियो भी देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में तो अभी फ़िलहाल कोई परीक्षा नहीं है, जिसको ध्यान रखते हुए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जो है इसको चीज़ों को रिकॉल करते रहें, है ना, पढ़ाई से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी पर्यटन स्थल है आज के उसको देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे अब बिलासपुर के जो भी पर्यटन स्थल है उसके बारे में। तो सबसे पहले बिलासपुर में हम जानते हैं रतनपुर को, है ना। रतनपुर के बारे में कुछ बातें हम जो है बात कर लेते हैं इसमें। सतयुग में इसका नाम जो है मणिपुर हुआ करता था। रतनपुर के बारे में आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े हैं, है ना, तो आपको पता है कलचुरियों का शासनकाल यहीं से स्टार्ट हुआ था, रतनपुर से। ठीक, तो सतयुग में इसका नाम मणिपुर था। त्रेता युग में इसको मानिकपुर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, द्वापर युग में हीरापुर के नाम से और महाभारत में रत्नावलीपुरी के नाम से इसका उल्लेख होता है। महाभारत कालीन मयूर ध्वज की राजधानी रत्नावलीपुरी या रतनपुर थी, याद रखेंगे। ठीक है, मयूर ध्वज की ये राजधानी थी। भगवान कृष्ण ने मयूर ध्वज के कर्तव्य और धर्म की परीक्षा उसके पुत्र को आरे से चीर कर ली थी। मतलब कृष्ण भगवान आए थे, है ना। मयूर ध्वज की कहानी आप जानते हैं, आरंग की कहानी आप जानते हैं। ठीक, एक बार क्या होता है कि युधिष्ठिर से इन लोग का जो घोड़ा है, ठीक है, वो इधर विचरण करते हुए आता है। कहने का मतलब जब युधिष्ठिर जो है अश्वमेध यज्ञ करता है और अपना घोड़ा छोड़ता है, तो ये जो है मयूर ध्वज का जो है उस घोड़े को, मयूर जहाँ तक है मयूर ध्वज या ताम्र ध्वज, मेरे को नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो उस घोड़े को रोक लेता है। तो कृष्ण भगवान परीक्षा लेने आते हैं। ठीक है, अर्जुन और कृष्ण भगवान आते हैं और परीक्षा लेते हैं। तो मयूर ध्वज ने जो है अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर दिया। ठीक है, इसी कारण जो अभी वर्तमान आरंग है उसका नाम आरंग पड़ा है। ठीक है, और ये परीक्षा कहाँ हुई थी, याद रखेंगे, आरंग में। इसकी लंबी कहानी है, अगर आप कहानी डिटेल में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के इतिहास जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, है ना। आप याद रखेंगे इतना ही कि मयूर ध्वज जो है अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीरता है। ठीक है, मतलब कृष्ण भगवान के कहने पर वो परीक्षा होता है। वो एक साधु के रूप में आते हैं कृष्ण भगवान, और वर्तमान में इस जगह को हम आरंग कहते हैं। ठीक, रतनपुर को तालाबों का नगर कहा गया है। कलचुरी काल में 1400 तालाब थे, लेकिन वर्तमान में 100 के आसपास अभी तालाब हमको देखने को मिलता है। ठीक, रतनपुर में महामाया मंदिर बहुत ही फेमस है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये फोटो लगा हुआ है, आप इसको बहुत गौर से देखिएगा। ठीक, महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख ज्योति शक्तिपीठ है। गर्भगृह में सिंहवासिनी दुर्गा की प्रतिमा है, जिन्हें मां महामाया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो मूर्ति है मां दुर्गा की है। मंदिर का मंडप 16 स्तंभों पर आधारित है। अय्है वंशी या कलचुरी शासक भी महामाया के परम भक्त थे, उनकी कुलदेवी थी ये, याद रखें। कलचुरियों की कुलदेवी मां महामाया या अय्है वंशी यही कहलाते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं जो रतनपुर में फेमस है श्री राम मंदिर राम टेकरी में। ठीक है, राम टेकरी पहाड़ी का अन्य नाम चोर पहाड़ी है, याद रखेंगे। जो राम का मंदिर है राम टेकरी की पहाड़ी पर, और उस राम टेकरी का
अन्य नाम जो है चोर पहरी है, याद रखेंगे। इसके ऊपर श्री राम का मंदिर है जिसे श्री राम पंचायत मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण राजा बिम्बा जी ने कराया था, ठीक है, भोसला शासक थे ये। और उनकी पत्नी ने, है ना, जिनका नाम आनंदी बाई, इन्होंने जो है राम टेकरी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनवाई थी, याद रखेंगे, ठीक है। बिम्बा जी ने तो मंदिर का निर्माण करवाया था और उसकी पत्नी ने इस मंदिर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनवाई थी। हम लोग जनरली ये पढ़ते हैं कि आनंदी बाई ने जो है राम मंदिर का निर्माण कराया था बिम्बा जी की याद में, ऐसा अपन पढ़ते हैं। लेकिन जिस पुस्तक से मैंने पढ़ा है इसको, है ना, डॉक्टर गणेश खरे जी के बुक से, उसमें ये फैक्ट दिया है, तो इसको आपको याद रखना है। पहाड़ी के नीचे एक विशाल तालाब है जिसे बिकमा तालाब के नाम से हम जानते हैं, याद रखेंगे। इस पहाड़ी के नीचे एक तालाब है जिसे बिकमा तालाब के नाम से जाना जाता है। सन 1888 के पूर्व रतनपुर राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था। इस नगर में अनेक सती चौरा आज भी विद्यमान है, जिनमें से देवला देवी का सती चौरा प्रमुख है, याद रखेंगे। देवला देवी का सती चौरा कहाँ है? तो रतनपुर, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। 1582 ईस्वी में राजा लक्ष्मण राय की मृत्यु के बाद, है ना, याद रखेंगे, 1582 में जब राजा लक्ष्मण राय हुआ करते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी सभी 28 रानियां जो है सती हो गई थी, ठीक। ये भी भविष्य क्वेश्चन बन सकता है, दोनों याद रखेंगे। और रतनपुर में ही याद रखेंगे, बिलासपुर में मुसे खां का दरगाह, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पर्यटन स्थल देखते हैं, लखनी देवी मंदिर। एक मिनट, ठीक है, लखनी देवी मंदिर, ठीक है। लखनी देवी नामक पहाड़ी के ऊपर लखनी देवी का मंदिर है। लखनी देवी के श्राप से यहाँ भैरव पत्थर के रूप में बदल गया था, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे पतालेश्वर मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पतालेश्वर मंदिर, आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मल्हार प्राचीन काल में व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है। मल्हार के बारे में जानते हैं, बिलासपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पातालेश्वर मंदिर विशेष रूप से दर्शनीय है, याद रखेंगे, ठीक। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है ना, इस पर जल चढ़ाने पर ये जल कहीं नहीं निकलता, सीधा पाताल लोक में जाता है, ऐसा इस मंदिर के बारे में कहा जाता है। मल्हार में बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक प्रतिमाएं हमको प्राप्त हुई है, जिनमें बुद्ध, तारा, मंजूश्री, हेबज आदि जो है प्रमुख है। यहाँ हेबज देवता का मंदिर और पक्की मिट्टी की मुहरें मिली है, याद रखेंगे, हेबज देवता का मंदिर और पक्की मिट्टी की मुहरें हमको मिली है। हम थोड़ा सा पातालेश्वर मंदिर के बारे में और ब्रीफ देखते हैं। मल्हार का मेला प्रतिवर्ष जो है पातालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ही लगता है, ठीक है। हर साल यहाँ मेला लगता है जो इस मंदिर के कारण लगता है, ठीक। मंदिर की गर्भगृह में शिव की प्रतिमा है। इसका निर्माण जो है 1167 ईस्वी में किया गया था। मल्हार में पृथ्वीदेव द्वितीय के समय का एक शिलालेख भी मिला है हमको, जिसमें मल्हार का नाम क्या मिलता है? मलाल पत्तनम, है ना, मलाल पत्तन, याद रखेंगे। तो मल्हार का अन्य नाम क्या है? मलाल पत्तन, ठीक है। कुछ विद्वान जो है मल्हार को प्राचीन राजधानी सरबपुर भी मानते हैं। मल्हार में बुद्ध धर्म के साथ साथ जैन तीर्थंकरों का भी आकर्षक प्रतिमाएं जो है प्राप्त हुई है। मतलब यहाँ बौद्ध के साथ साथ जैन धर्म की जो मूर्ति है वो हमको प्राप्त हुई है। बिलासपुर से जोधरा रोड जाने पर न एक विश्राम गृह के पास पैडर नामक एक मंदिर है, जिसका निर्माण काल जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। जिसका निर्माण यहाँ विशालकाय 2 मूर्ति है, जिसे लोग भीम की मूर्ति कहते हैं, याद रखेंगे। पैडर नाम का एक मंदिर है, ठीक है, बिलासपुर के ही अंतर्गत आता है, जो 5वीं 6वीं शताब्दी का है। और यहाँ जो मूर्तियां हैं उसको भीम की मूर्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर, है ना, तालागांव। तालागांव मन्यारी नदी के तट पर स्थित है, सभी जानते हैं। देवरानी मंदिर पुरातत्व की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, ठीक है। ये गुप्तकालीन वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ प्राप्त प्रतिमाएं कुषाण शिल्प कला को प्रदर्शित करती है, याद रखेंगे। यहाँ जो प्रतिमाएं हमको प्राप्त हुई है वो कुषाण शिल्प कला को प्रदर्शित करती है। इन मंदिरों का निर्माण 4वीं से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। देवरानी मंदिर के द्वार पर
रुद्र शिव की प्रतिमा उत्कीर्ण है। आप देखे होंगे जब गए होंगे यहाँ तो रुद्र शिव की प्रतिमा है, जिसे विश्व की अद्भुत प्रतिमा कहा जाता है। ठीक है, इसे सरपुरी शासकों के काल की प्रतिमा कहा जाता है ना। मतलब देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण सरपुरी शासन था सरपुरियों का, उस समय हुआ है, आप ये जानते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं एक अन्य मंदिर के बारे में। ठीक है, जिनका नाम हम लोग जनरली नहीं सुने हैं। शिवनाथ और अरपा नदी के संगम पर औखरगढ़ या अक्षयगढ़ की स्थापना 13वीं शताब्दी में की गई है। याद रखेंगे, किसके संगम पर है ये? शिवनाथ और अरपा के संगम पर है औखरगढ़ या अक्षयगढ़। ठीक है, शिव जी की पावन धरा ओखरगढ़ में आपका अभिनंदन है, ये लिखा है। ये शिव की मूर्ति वो है, मंदिर है, याद रखेंगे। ठीक है, आनंद रामायण में इस जगह का उल्लेख है, याद रखेंगे। और आनंद रामायण में ही ये बताया गया है कि जो औखरगढ़ है ना, वो खरदूषण का क्षेत्र था एक्चुअल में। ठीक है, मतलब खरदूषण जैसे और खरदूषण स्वयं और उनके जितने भी साथी हैं, जितने भी निशाचर हैं, वो इसी क्षेत्र में निवास करते थे, ऐसा कहा गया है आनंद रामायण में। ठीक, यह मल्हार से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, याद रखेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों में से एक गढ़ ये भी था जिसमें अनेक राजवंशों का केंद्र स्थल ये रहा है। ठीक, यहाँ एक शिव मंदिर और एक हनुमान जी का मंदिर है जो बहुत ही दर्शनीय है। और इसी के पास ना एक तालाब है जिसको बंधवा तालाब के नाम से जाना जाता है, जो 27 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। ठीक है, और पर्यटन का ये प्रमुख केंद्र है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं, कोसगई। बहारेंद्र शाह ने इसको राजधानी बनाया था, आपको पता होगा। जब कलचुरी शासनकाल आप जब पढ़ते हैं तो बहारेंद्र शाह जो है अपना राजधानी बाहर लेके गया था, है ना, छुरी कोसगई, आप जानते हैं। तो कोसगई मोस्ट फेमस नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 18 गढ़ रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते थे और 18 जो राज्य है वो रायपुर के अंतर्गत आता था, ये बात हमको पता है। तो रतनपुर के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ों में से एक गढ़ था कोसगई, याद रखें, छुरी कोसगई। इसका विशेष उल्लेख मिलता है। ये बिलासपुर के अंतर्गत नहीं आता, ये कोरबा के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहले बिलासपुर के अंतर्गत ये आता था, ठीक है, लेकिन अब ये कोरबा के अंतर्गत आता है, छुरी कोसगई। यह गढ़ एक पहाड़ी पर स्थित है, याद रखेंगे। ये आपको पहाड़ी दिख रहा होगा फोटो में। ठीक है, पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य इसको निर्मित किया गया है। यह रतनपुर राज्य की उपराजधानी थी, याद रखेंगे। ठीक है, यह रतनपुर राज्य की उपराजधानी थी। यहाँ 26 सितंबर 1513 का एक शिलालेख हमको प्राप्त हुआ है, जो अब नागपुर के संग्रहालय में रखा गया है। कोसगई पहाड़ पर दुर्ग को तोप जंजाल किला भी कहा जाता है। मतलब कोसगई की जो पहाड़ी पर जो किला हमको प्राप्त हुआ है उसको तोप जंजाल किला के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों कहा गया तोप जंजाल इसको? क्योंकि बंदूक और तोपों की रक्षा यहीं से की जाती थी। ठीक है, यहीं से सुरक्षा की जाती थी इस किले से। ठीक, यहीं कोसगई देवी का मंदिर है। मंदिर में जो मूर्ति रखी है मां पार्वती जी की मूर्ति है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं। बेलपान, ये बिलासपुर के अंतर्गत आता है। बेलपान को याद रखेंगे, जैसे अमरकंटक है ना, वैसे इसको छोटा अमरकंटक कहा जाता है। बेलपान को छत्तीसगढ़ का छोटा अमरकंटक इसको कहा जाता है। छोटी नर्मदा है यहाँ। यहाँ शिव जी का मंदिर है बेलपान में, आपको दिख रहा होगा शिव जी का मंदिर। ठीक है, यह ऐतिहासिक ग्राम है जो बिलासपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मरियारी नदी के तट पर स्थित है। इसे लघु अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थित शिव मंदिर, विशाल कुंड, सीता कुंड और साथ ही महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल आदि प्रमुख दर्शनीय है। ठीक है, बेलपान को क्यों याद रखना है? क्योंकि महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल के नाम से इसको मैं लिया हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ फैक्ट मिलता है और ये हमारे आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बेलपान नाम हमको जनरली सुनने को नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ के जितने भी अभी बुक मैंने पढ़ा है लोकल राइटर को, उसमें तो मेरे को नहीं मिला है। तो याद रखेंगे, ऐसे जो फैक्ट है ना, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको 1 नंबर आधे नंबर के लिए अगर आप एग्जाम से चुकते हैं तो ऐसे ही फैक्ट आपको
याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट पूछा जाता है इस प्रकार के जो आपको आधे नंबर 1 नंबर दिलाता है, और आधे नंबर 1 नंबर से सिलेक्शन होता है आजकल, क्योंकि जितने लोकल राइटर के बुक है वो तो सभी पढ़ लिए हैं, इस कारण सबका नंबर लगभग बराबर आता है, लेकिन आधे नंबर 1 नंबर में सिलेक्शन से लोग चूक जाते हैं, इसी कारण होता है, क्योंकि हमको बहुत सारी जानकारी अभी तक पता ही नहीं है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ा हुआ चीज कभी व्यर्थ नहीं जाता, आप कहीं ना कहीं इसको पढ़े रहेंगे, नहीं भी नोट करेंगे, लेकिन याद रखेंगे। छोटी नर्मदा बेलपान अगर आपको याद आता है, बेलपाल बिलासपुर से याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, कभी एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक, चलिए अगला हम बात करते हैं बिलासपुर के अन्य पर्यटन स्थल है मतकू द्वीप, है ना, मुंगेली जिला के अंतर्गत आता है ये। ठीक, तो बिलासपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर बेतलपुर या बेतालपुर, वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, जिसको हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मतकू द्वीप को हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखेंगे। यहाँ हरि और हर, विष्णु और शिव जी दोनों की सत्ता विद्यमान है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ माघ पूर्णिमा के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। ये मुंगेली जिला के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। मतकू द्वीप अब मुंगेली के अंतर्गत आता है, याद रखना है, शिवनाथ नदी के किनारे। इस द्वीप पर प्राचीन शिव मंदिर एवं कई स्थापत्य खंड है। लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी के 2 अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर भी इस द्वीप पर है। ठीक है, याद रखना है। इस स्थान पर 2 प्राचीन शिलालेख हमको प्राप्त हुए हैं। पहला शिलालेख जो है 3री सदी का है, जो ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है। ठीक है, इसमें अक्षय निधि का उल्लेख है। और दूसरा शिलालेख है, याद रखेंगे, ये शंख लिपि के शिलालेख है। ठीक है, मतलब शंख लिपि में लिखा गया है, इसको याद रखेंगे। कलचुरी कालीन चतुर्भुजी नृत्य गणेश की प्रतिमा बकुल पेड़ के नीचे मिली है। ये दिख रहा है ना, अष्टभुजी गणेश की प्रतिमा, कलचुरी कालीन प्रतिमा है ये। 11वीं शताब्दी का एकमात्र सुंदर प्रतिमा है, याद रखना है। मान्यता है कि इस स्थान पर मंडूक ऋषि निवास करते हैं। आप गए होंगे मंडूक ऋषि का, वहां मूर्ति है, आपको दिखाई देगा, है ना, वहां वो बैठे हुए दिखाई देता है। मैं फोटो नहीं लगा पाया। तो मंडूक ऋषि का निवास स्थान है ये। मंडूक ऋषि ने यहीं पर मंडूकोपनिषद की रचना की थी। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम मंडूक पड़ा। ठीक है, ये लोग मेढक से भी इसका तात्पर्य जोड़ते हैं, है ना, संबंध जोड़ के देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मजही मेला इसी मतकू द्वीप में 6 से 12 फरवरी तक होता है, याद रखेंगे, 6 से 12 फरवरी तक होता है। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मतकू द्वीप। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मतकू द्वीप कहाँ है, मुंगेली जिला में है। नदी पूछा जाता है, शिवनाथ नदी आपको याद रखना है। ठीक है, गणेश जी की प्रतिमा याद रखना है, 11वीं शताब्दी का है, कलचुरी कालीन प्रतिमा है। मंडूक ऋषि याद रखना है, मंडूक ऋषि का निवास स्थान मतकू द्वीप, है ना, मंडूकोपनिषद की रचना की गई थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं सिद्धेश्वर पलारी। ठीक है, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी, ये बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आता है। बाल समुद्र के किनारे ये मंदिर स्थित है। पलारी बलौदाबाजार स्थित सिद्धेश्वर शिव मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी का अत्यंत आकर्षित शिव मंदिर है, याद रखेंगे। यह बाल समुद्र तालाब के किनारे स्थित है। इसका गर्भगृह पंचस्थ शैली का है, याद रखेंगे। इसका गर्भगृह कौन सी शैली का है, पंचस्थ शैली का है। बाल समुद्र जो तालाब है ना, वो 120 एकड़ में फैला हुआ है, याद रखेंगे। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला का आयोजन होता है। अभी आगामी दिनों में यहाँ मेला लगेगा। ठीक, तो सिद्धेश्वर मंदिर पलारी केवल नाम याद रखेंगे, बाल समुद्र याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं सिरपुर के बारे में। सिरपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ बहुत सारे ऐसी खुदाई अभी भी चल रहा है, और नया नया फैक्ट हमको यहाँ से देखने को मिलेगा आगामी समय में। आपको याद रखना है। तो सिरपुर के बारे में कुछ बातें करते हैं। छत्तीसगढ़ में सिरपुर का विशेष महत्व है। यह स्थान श्रीपुर के नाम से सोमवंशी राजाओं की राजधानी रहा है। ठीक है, ये सोमवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करता था। ऐतिहासिक दृष्टि से स्थान नालंदा की तरह बौद्ध धर्म का विख्यात क्षेत्र रहा है। यहाँ बौद्ध विहारों का निर्माण 5वीं 6वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, यहाँ बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ है जो 5वीं शताब्दी में किया गया था। चीनी यात्री वेनसांग 639 ईस्वी में यहाँ पहुंचे थे और यहाँ आके निवास किए थे सिरपुर में। ठीक है, और उस समय यहाँ का शासक कौन हुआ करता था, महाश्रीगुप्ता बालार्जुन। ठीक, उत्खनन में यहाँ जैन धर्म की भी अनेक मूर्तियां मिली है।
मतलब हम इससे ये जान सकते हैं कि इस जगह पर न केवल बौद्ध धर्म वो करता था, जैन धर्म को भी संरक्षण था। ठीक है, मतलब उत्कर्ष का युग हम कह सकते हैं, क्योंकि बौद्ध जैन धर्म दो धर्म एक साथ एक जगह पर हमको उसकी जो है संरक्षण को मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सभी धर्मों का संरक्षण यहाँ हुआ है, ऐसा हम जान सकते हैं। ठीक है, तो उत्कर्ष का युग था। यहां से प्राप्त मंजूश्री की कांस्य की प्रतिमा, याद रखेंगे किसकी प्रतिमा? मंजूश्री की कांस्य की प्रतिमा विश्व की सबसे सुंदर प्रतिमा माना जाता है आज भी। ठीक है, ये कहां से प्राप्त हुआ मंजूश्री की प्रतिमा? सिरपुर से। सिरपुर में सोमवंशी राजाओं ने अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। यहाँ महायान संप्रदाय का बहुत बड़ा केंद्र था, याद रखेंगे महायान संप्रदाय का बहुत बड़ा केंद्र था। हीनयान महायान आप पढ़े होंगे बौद्ध धर्म। उस समय यहाँ पर 100 संघाराम थे और लगभग 10,000 जो बौद्ध भिक्षु है वो निवास करते थे। यहाँ का प्रमुख बौद्ध विहार आनंद प्रभु के नाम का था, जिसका निर्माण महासिगुप्त बालार्जुन के समय आनंद प्रभु नामक एक बौद्ध भिक्षु ने कराया था। ठीक, इस विहार में 14 कोठरियां मतलब कमरे अपन बोल सकते हैं एवं गर्भगृह है। ठीक है, 14 कमरे कोठरियां हैं और एक गर्भगृह है, और उस गर्भगृह में 2 मीटर ऊंची एक बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक है, जो भू स्पर्श मुद्रा में बैठी है, मतलब जैसे आप देखे होंगे बुद्ध की जरली प्रतिमा को आप देखते हैं उस अवस्था में बैठी हुई है। और इसके बाएं भाग में ना पद्म पानी और लोकितेश्वर की स्थानक प्रतिमा है, याद रखेंगे पद्म पानी और लोकितेश्वर की एक मूर्ति भी है इसी के बाएं भाग में। 1955 में ना फिर खुदाई हुआ और यहीं से हमको स्वास्तिक नामक दूसरे बौद्ध विहार हमको प्राप्त हुआ है। चीन का सिक्का हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। तो ये रहा सिरपुर के बारे में। अभी सिरपुर के बारे में और बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, मैं तो अभी एक केवल सिरपुर के बारे में बताया। ठीक है, अभी सिरपुर में बहुत सारे मंदिर है ना, महासमुंद जिला के अंतर्गत जितने भी पर्यटन स्थल आते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये पर्यटन स्थल का वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता, छोटा होता है, आपके रिकॉल के लिए मैं बना रहा हूँ। अभी जैसे एग्जाम आएगा तो 1-1.5 घंटा 2 घंटे का वीडियो अपन देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कोई एग्जाम नहीं है। लेकिन एग्जाम नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पढ़ाई छोड़ दें। आपको क्विक रिवीजन वीडियो के माध्यम से चाहे पढ़ के जैसा भी हो, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, आपको चीज़ों को रिकॉल करते रहना है ताकि आप भूले मत एग्जाम के समय। ठीक है, तो ये रहा सिरपुर के बारे में। आगे हम सिरपुर के बारे में कल और जानेंगे, कोशिश करेंगे 4 से 5 वीडियो में इसको हम जो है कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।